बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में जिस विषय पर बात करूंगा वह विषय है बहुत हुई तेरे मन की बात, अब सुन ले तू हक की बात। इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। पुनः स्पष्ट कर दूं, जब मैं बुद्धों को नमन करने की बात करता हूं तो इसका आशय किसी धर्म विशेष के मार्गदर्शक से नहीं बल्कि उन सभी धर्मों के दार्शनिकों से संबंधित है जिन दार्शनिकों ने मनुष्य को मनुष्य बनाया। ऐसे दार्शनिक के प्रति संपूर्ण समाज को नतमस्तक होना ही चाहिए। अब हम अपने मूल विषय को पर लौटते हैं। बहुत हुई तेरे मन की बात, अब सुन ले तू हक की बात। ये विषय हमारा आर्थिक असमानता की सीरीज से ही संबंधित है। प्रयास है आर्थिक समानता को स्थापित करने की। कम पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व स्वीकार कर लेने में मान हानि होती है। ये मान हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। परंतु उम्र का अनुभव महत्व रखता है, इसलिए कई बार पढ़े लिखे लोग भी उम्र दराज लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिसने ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार किया और अंत में खुद को छला हुआ पाया। एक बात फिर स्पष्ट कर दूं,
जब हम कम पढ़े लिखे की बात करते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति अंगूठा छाप हो। वह व्यक्ति कम पढ़ा लिखा ही कहा जाएगा जिसकी किसी विषय विशेष में योग्यता ना हो और उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह अन्य विषय में विशेष योग्यता रखता। तो वह सब कम पढ़े लिखे लोग ही हैं जो ऐसे विषय पर कार्य कर रहे हैं जिसका उन्होंने सिस्टमैटिक अध्ययन नहीं किया और उसमें लीडरशिप कर रहे हैं। क्योंकि किसी विषय का सिस्टमैटिक अध्ययन ना होने के कारण वह अयोग्यता ही है, कम पढ़ा लिखा होना ही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी अन्य विषय में मिली हुई प्रतिष्ठा के कारण आदमी में हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अन्य विषयों पर भी कार्य करना चाहता है। क्योंकि पूर्व की उसकी प्रतिष्ठा इस नए विषय में काम में आती है, तो इसलिए लोग उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वह इस विषय में, जिस नए विषय पर कार्य करने जा रहा होता है, कम पढ़े लिखे की श्रेणी में ही आता है और उसका यदि अधिक पढ़े लिखे लोग नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो अंततः उनको अपने मान सम्मान आदि की हानि स्वीकार ही करनी पड़ती है। मैंने भी एक समय ऐसे नेतृत्व को स्वीकार किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं खुद को छला हुआ महसूस करता। जब संगठन में आगे बढ़ा और केसों से गुजरते हुए मुझे संगठन की ट्रस्ट डीड पढ़ने का मौका मिला, तब मैंने पाया इस ट्रस्ट डीड में मेरे लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। चूंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े बड़े झूठे आश्वासन हम जैसे सेवावर्ती प्रकल्प को दिया करते थे, तो लगा छल और फरेब हो रहा है। बीच का समय था, क्योंकि जिस भाव से संगठन में गए थे वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तो संगठन का मैंने साथ दिया। संगठन के उद्देश्य थे भ्रष्टाचार हटाओ, काला धन वापस लाओ, व्यवस्था परिवर्तन आदि आदि। हम ऐसे सभी राज्यों में जिलों में अपने संगठन की इकाई बनाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि वो अच्छे लोगों को संसद में भेजे, वगैरह वगैरह। उद्देश्य एक ख्याली पुलाव की तरह थे। अच्छा लगा, लेकिन जब ट्रस्ट डीड पढ़ी तो दोनों में अंतर पाया। कुछ समय और गुजरा
दिसंबर 2012 के बाद उस ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक राजनीतिक पार्टी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब एक राजनीतिक पार्टी के आगे सरेंडर कर देने से जो हम जैसे लोगों को आश्वासन दिया गया था वह पूर्ण नहीं होता था, क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों को से हम भली भांति परिचित थे कि यह सामंतवादी पार्टी है और इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, आम जनता की सुख शांति से कोई लेना देना नहीं, समृद्धि से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपना विरोध संगठन के अध्यक्ष को दर्ज किया तो मेरे पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी और मेरी गिनती संदिग्ध में होने लगी। चूंकि बात सार्वजनिक मंचों से उछल चुकी थी और मेरे विरोध के बाद मुझे आश्वासन दिया गया कि इस पार्टी को अगले 5 साल देख लेते हैं, यदि ये भी जन भावनाओं पर खरी नहीं उतरी तो इसका भी विरोध करेंगे। इस राजनीतिक पार्टी ने विगत 8 सालों में देश पर कर्ज 3 गुना कर दिया, रुपए की स्थिति गिरती जा रही, काला धन तो वापस आया नहीं, बल्कि काले धन की मात्रा और बढ़ गई। देश से पैसा लेकर लोग दूसरे भाग रहे हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। सरकार कौन है? सरकार परिवर्तन होने के साथ ही मैंने अपना विधि के क्षेत्र में स्वतंत्र कार्यभार शुरू कर दिया। तीन साल बाद मैंने अपना संदेश भिजवाया। उस ट्रस्ट के मुख्य कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क किया तो जवाब ये मिला कि ये हमारा कार्य नहीं। ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्होंने भी बाद में या बात करने का या विचार करेंगे कह के इस विषय को छोड़ दिया। मैं खुद को ठगा हुआ पाता हूँ, क्योंकि मैं जीविका का उपयोग उस रूप में कर सकता था जैसा भौतिक जगत के लोग करते थे। तो जिस विषय को लेकर मैं उस ट्रस्ट में सम्मिलित हुआ वह उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी ट्रस्ट को या ट्रस्ट का सदस्य होने से पहले ट्रस्ट को भली भांति जान लिया जाए। उसके बाद अन्य ट्रस्ट के संपर्क में आने का मौका मिला। मैं जिस भी ट्रस्ट में गया मैंने ट्रस्ट के संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन आजकल एक ऐसा ट्रस्ट जो खुद को ट्रस्ट कहता है, संसाधन के नाम पर जिसके पास कुछ नहीं,
ट्रस्ट में जुड़ने की ही फीस ले रहा है, जबकि अन्य मैं ट्रस्टों से जुड़ा रहा जहाँ मुझे कोई फीस नहीं देनी पड़ी, बल्कि ट्रस्ट के संसाधनों का उपयोग किया। तो ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कम पढ़े लिखे लोग, जिन्हें ट्रस्ट का अनुभव नहीं, ऐसे लोग जब ट्रस्ट स्थापित करते हैं तो शोषण करते हैं। निश्चय ही सरकार को ट्रस्ट अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ट्रस्ट से जुड़े सेवा प्रकल्प के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, और मुझे मौका मिला तो मैं ये करूँगा। इसके लिए कुछ समय और संसाधन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज जिसका शोषण हो रहा है, जिसके नाम पर ट्रस्ट और सोसाइटियों को सुविधाएं मिल रही हैं, वह समझना ही नहीं चाहता कि विधिक लड़ाई में भी पैसे की आवश्यकता होती है। एक चिट्ठी को पोस्ट करने में लगभग 100 रुपये का खर्च आता है, यदि संसाधन अपने ना हो। टाइप खर्च, जिस अधिवक्ता या व्यक्ति के माध्यम से आप उसका बौद्धिक उपयोग करेंगे, यदि वो कुछ ना भी ले तो रजिस्ट्री का खर्च, 4 पेज का लेटर हो गया 40 रुपये हो गए, और प्लस रजिस्ट्री 100 रुपये हो गए। समाज इस चीज को नहीं समझता। अभी जो सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, जो ट्रस्ट बनाए हुए हैं हमारे समाज के लोग, वो भी इस चीज को नहीं समझते। इसलिए कहता हूं कि कम पढ़े लिखे लोगों को के ट्रस्टों में सम्मिलित ना, ऐसे ट्रस्टों से दूरी बनाकर रहें जिन ट्रस्टों में आपके कोई लिखित विधिक अधिकार और कर्तव्य नहीं है। सन 2011 में जिस ट्रस्ट से मैं जुड़ा, उस ट्रस्ट के डीड में ऐसा कोई क्लाज नहीं है जिसके आधार पर हम उस ट्रस्ट पर वादा फरामोशी का आरोप लगा सके। ट्रस्ट के सदस्य होने का कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम उस पर कोई आरोप लगा सके। ना कोई आई कार्ड, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर, ना कोई ज्वाइनिंग प्रपत्र। ट्रस्ट ने मेरे ऊपर जो धन खर्च किया उसका रिकॉर्ड वही मेंटेन करते, किस नाम से मेंटेन किया गया वही जानते। तो आम नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए, इसके संदर्भ में मैं भारत सरकार को 2015 में एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं,
और सामाजिक समस्या को तो कोई ट्रस्ट ही उठा सकता है, कोई सोसाइटी ही उठा सकती है। और ट्रस्ट और सोसाइटी ऐसे विषयों पर क्यों खर्च करने लगे जिन ट्रस्ट और सोसाइटीज को स्वयंभू बनना है? तो बात के समापन की ओर बढ़ते हैं। इस ट्रस्ट जो आजकल मेरे हर कमेंट पर, हमारे हर वीडियो पर कोई ना कोई कमेंट कर रहा है, और उसके कमेंट पूर्णतः एकाकी हैं, स्वयंभू वाले हैं, कम पढ़े लिखे वाले हैं। मैं उनका प्रत्युत्तर क्यों दूं? यदि ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते वे हमारी फीस का भुगतान नहीं कर रहा, प्रश्न व्यक्तिगत होता, व्यक्तिगत विषय, व्यक्ति की बात होती, तो मैं उसकी शंकाओं का समाधान करता। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन यदि वो अपने आप को ट्रस्ट का अध्यक्ष दिखाता है, तब मैं बिना फीस लिए उनकी शंकाओं के समाधान करूंगा। एक विषय। दूसरा, अध्यक्ष होने का अहंकार इतना अधिक होता है कि वो मेरी बात क्यों मानेगा, और अनपढ़ लोगों के साथ उलझना सदैव अपने सम्मान को क्षति पहुंचाने के बराबर है। तो ऐसे लोगों के साथ दूरी बना लेना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। उनका ट्रस्ट पंजीकृत हुआ या नहीं, इसका तो कोई नंबर नहीं, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई देता उनके डॉक्यूमेंट में, लेकिन ट्रस्ट डीड जरूर उन्होंने तैयार की है। जिसको उन्होंने स्वीकार किया उन्होंने स्वयं बनाई। तमाम त्रुटियां हैं। मैं इस वीडियो में भी उन त्रुटियों का उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे हर वीडियो को अच्छे से देखते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी जनमानस से निवेदन करता हूँ, किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी आदि में जुड़ने से पहले ट्रस्ट के लिखित दस्तावेज को देखें और ये देखें उसमें आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है। तभी आप किसी न्यायालय में अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए उसको प्रश्नगत कर पाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। फिर किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ मुलाकात होगी। मंगल।